Info for patient. हम देखा है क्योंकि यूजुअली होता है कि मरीज बैठ जाता है लेकिन चलता नहीं है, तो बैठने से भी ज़्यादा प्रेशर जो है बटक्स पे है। तो बटक्स सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो सेक्रल एरिया और बटक्स हैं, और उसके बाद फिर हील्स हैं। तो इसी तरह जैसे आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं तो इन पेशेंट्स को हम एयर मैट्रेस के अलावा नीचे जो जिस तरह ट्यूब बनी हुई है, ट्यूब रखते हैं जो ए ट्यूब है, और ट्यूब से फिर उसका प्रेशर जो है वो नीचे टच नहीं होता। और इसी तरह हील्स पे हम वो बैलून जो है, एयर बैलून कर लें या वाटर बैलून है भर के, वो रखते हैं ताकि वो हील्स नीचे ना लगे और उसके शोर ना बने। तो ये ज़्यादा कॉमन एरियाज यही हैं। और इसी तरह एल्बोज हैं, यानी अगर पेशेंट ने इस तरह एल्बो साथ लगाई हैं और वो उस पर प्रेशर आ रहा है तो एल्बो पे भी जख्म बन जाता है। तो सर मरीज़ को तकरीबन कितने दिनों बाद या कितने हफ्तों बाद आपके पास दोबारा फॉलोअप पे विज़िट पे आना चाहिए? वो तो कोई फिक्स नहीं है, मतलब पेशेंट एक दफ़ा मरीज़ कोई लाता है और उसके बाद आप जख्म देखते हैं तो उसके मुताबिक फिर प्लान होता है कि कितने दिन बाद दोबारा दिखाना चाहिए। अगर अर्ली बेड शोर है, कोई ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो शायद उसको दोबारा आने ही ना पड़े, वो कंजर्वेटिव से ठीक हो जाएगा। और अगर आपने उसकी सर्जरी की है, जख्म गंदा है और उसको ड्रेसिंग की ज़रूरत है या दोबारा दिखाने की ज़रूरत है तो फिर विजिट्स जल्दी भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि बीमारी की नौयत पे। हाँ, नौयत के। बेड शोर के मरीज़ों के लिए आपका क्या पैगाम है? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी वो नौबत आई ना कि पेशेंट्स को बेड शोर डेवलप हो। अब ओल्ड एज पेरेंट्स हैं या कोई भी घर में है जो बेड रिडन है, ठीक है, तो उसमें ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि इनको एज फैक्टर तो है ही है, खाना पीना कम हो जाता है, ठीक है, बाकी बीमारियां होती हैं, ठीक है, तो उसमें बाकी चीज़ों को मैनेज कराते करते ये ना हो कि वो इस चीज़ की तरफ प्रॉब्लम में आ जाए। तो वो उनको थोड़ा सा मोबिलाइज रखना ज़रूरी है, यानी उनको ये समझाना कि जी हर वक्त लेटे ना, फिर उनको जहाँ पे आपने लेटाना है उस बेड को कंफर्टेबल करें उसको, यानी जिस तरह हाँ हर बंदा एयर मैट्रेस शायद ना भी अफोर्ड कर सकते हो ये यूज़ कर सके, क्योंकि ये तो हॉस्पिटल की वो आइटम है, तो हॉस्पिटल बेड हर घर में नहीं भी होता, तो आप उसमें जो गद्दे हैं उसको कंफर्टेबल करें। उसमें जो एयर ट्यूब्स हैं, अगर कोई इस तरह के साइन शुरू होने लगे हैं तो उनको वो ट्यूब दें और उनको समझाएं कि आप एक पोस्चर पे ना बैठे रहें। बाज़ वक़्त एक पोस्चर पे बैठे रहने की वजह से भी वो शोर डेवलप हो जाता है, तो वो साइड थोड़ा सा करवट दिलाएं, दूसरी साइड पे बैठते हैं, ठीक है। इस तरह के मैयज़ फिर उनकी वही आप डाइट बेहतर करें, न्यूट्रिशन बेहतर करें, क्योंकि जैसे जैसे ओल्ड एज होते हैं पेरेंट्स या पेशेंट्स जो भी हैं तो उसमें वो कॉम्प्लिकेशन के बढ़ने के चांसेस है। तो ये उनकी खुराक बेहतर करें ताकि एनीमिया ना हो, उनको कोई और प्रॉब्लम ना हो, डायबिटीज़ की जिस तरह बात कर रहे हैं वो कंट्रोल हो, हेपेटाइटिस जो है उसकी ठीक मैनेजमेंट हो रही हो, इस तरह के सारे इफेक्ट। तो सर मौसम का भी इस पे इफ़ेक्ट पड़ता है? जिस तरह गर्मियों में शायद ये ज़्यादा होते हो। गर्मियों में इसलिए ज़्यादा होते हैं कि वो पसीना ज़्यादा आता है, तो जो स्वेटिंग है वो वेट करती है बॉडी को, ठीक है, और उसमें गर्मियों में हाइजीन की करना वो ज़्यादा शायद डिफ़िकल्ट है, उसमें बाथ भी दे लाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो समर इज़ मोर नोटोरियस दैन विंटर, इसमें ये फैक्टर है। तो सर एयर मैट्रेस आप कौन सा रिकमेंड करते हैं? ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं या? मुझे तो नहीं पता, मेरा लेकिन तो सर नहीं है, लेकिन आप रिकमेंड तो करते हैं ना। मुझे ये पता है कि कौन कौन सी कंपनी बनाती हैं, लेकिन ये है कि बस जो भी मार्केट में अच्छा अवेलेबल हो, जो अफोर्डेबिलिटी में आता हो वो ले लें। यानी एक फोम मैट्रेस है और एक एयर मैट्रेस है। एयर मैट्रेस में वो बबल्स बने होते हैं जिसमें दरमियान में ग्रूव्स होते हैं और साइड पे बबल होते हैं। जो भी अच्छी कंपनी है जो अफोर्ड किया जा सकता है वो मैनेज कर लें, और इवन घर में अफोर्ड नहीं भी करते एयर मैट्रेस तो उसमें तो आम जो गद्दे यूज़ होते हैं, जो घर का बिस्तर सॉफ्ट कर दें तो उसमें आप वो कर लें यूज़। इसी तरह पिलोज़ हैं, पिलोज़ उनके सॉफ्ट करें, गद्दे सॉफ्ट करें, इस तरह की चीज़ें। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम।